हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस के अंदर फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट कर चुके थे, भौतिक विज्ञान का पोर्शन। इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे थे, चैप्टर 9, दैट इज लाइट, प्रकाश। तो हम पढ़ चुके थे प्रकाश क्या होता है, हमें चीज़ें कैसे दिखती है, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर ली थी। आज उसके बाद हमने परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर आपको मैंने नियमित और विस्तृत परावर्तन के बारे में बताया था। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एकदम सब कुछ क्लियर है। पर लाइट को लेके बेसिक लाइट को लेके जो आपकी डेफिनेशन होती है, उसको लेके आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इससे पहले आपने अगर सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट के अंदर मैंने आपको बताया था कि मिरर्स के बारे में बताया था कि मिरर्स दो तरीके हो सकते हैं, सिंपल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो देखिए एक बार से वापस से देख लेते हैं कि मिरर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहले तो मैंने आपको कांच और दर्पण दोनों में मिरर और आपकी ग्लास के अंदर फर्क बताया था कि मिरर और ग्लास में फर्क क्या होता है। कांच की एक साइड अगर आप कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग का एक ही होगी आपकी एल्यूमिनियम की या सिल्वर की, वो कोटिंग करने के बाद क्या वो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, लाइट एकदम पार नहीं होती है, लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो ठीक है, पहले तो मिरर क्या होता है, मिरर समझ में आना चाहिए। मिरर कितने टाइप का होता है मैंने आपको बताया था। मिरर यानी दर्पण, ये दो तरह का होता है, सिंपल प्लेन मिरर, प्लेन यानी समतल दर्पण, और एक इधर हो गए स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। अब क्या होता है, प्लेन मिरर तो सिंपल है कि ठीक है एक टाइप का होता है, कि स्फेरिकल मिरर के भी दो तरीके से होते हैं। मैंने आपको इसमें बताया उत्तल और अवतल, उत्तल दर्पण और इधर अवतल दर्पण। उत्तल इज कॉन्वेक्स मिरर एंड द अवतल इज कॉनकेव मिरर। तो आई थिंक आपको नाम को लेके कोई इंग्लिश हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम जो टर्म्स होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, बाकी जो आपकी थ्योरी है वो आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। तो अगर आपको पहले मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप्स क्या होते हैं, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं कि इमेज फॉर्म कैसे होती है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर के अंदर, फिर हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण के अंदर कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं कि इमेजेस कैसे फॉर्म होती है। तो पहले अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं समतल दर्पण के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन हिंदी में हो गया प्रतिबिंब का निर्माण, इंग्लिश में कहते हैं इमेज फॉर्मेशन। हम किस में पढ़ रहे हैं अभी, सिंपल प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, सब प्लेन मिरर है। अब मान ली प्लेन मिरर के आपने घरों में देखा है, सिंपल है। प्लेन मिरर के अंदर अब इस लाइन का मतलब क्या है। अब मैंने बोला था एक साइड कोटिंग होती है, और वो कोटिंग है ना, वो कोटिंग हम इस साइड से दिखा रहे हैं। ठीक है, जिस साइड लाइनें नहीं है वहां से हमारी चीजें हमारी किरणें जो होंगी परावर्तित होंगी, और जो इस साइड होंगी वहां से कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, इसका मतलब है इस साइड आपने कोटिंग कर रखी है, और आपकी जो लाइट होगी वो परावर्तित हो रही है, वो इस साइड से होगी। थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को अपने हिसाब से अच्छे से बना दीजिएगा। ये बोर्ड पे थोड़ा ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, ये हो गया मिरर। अब मिरर के अंदर क्या होगा, आप कुछ अब बताओ मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है। अपने घरों में भी देखा होगा, अपने अब देखते हो आगे, जब अपने सामने दर्पण देखते हो, शीशा देखते हो, तो किस तरीके से इमेज बनती है। पहली बात कि आपका जो प्रतिबिंब होगा, जो आपकी इमेज होगी वो सीधी बनेगी। मतलब अगर आप सीधे खड़े हो तो इमेज भी आपकी सीधी बनेगी, ऐसा तो होगा नहीं कि उल्टा बनती है। तो सबसे पहली बात, अगर आपने सीधे खड़े हो आप, तो आपकी इमेज भी सीधी बनेगी। सेकंड, आप जितना इमेज से आपके दर्पण से दूर हो, आपकी इमेज भी दर्पण से उतनी दूर बनेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और आपकी इमेज इस साइड बन रही है, तो मान लीजिए यहाँ की डिस्टेंस d है, तो आपकी जो इमेज होगी ना वो यहाँ से d डिस्टेंस पे ही बनेगी। ठीक है, आपकी ये दोनों डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, यानी आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी वस्तु है, उसकी दर्पण से दूरी और आपकी जो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी दोनों सेम होगी। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट हो गया था हमारा,
पहला पॉइंट था कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा। सेकंड, आपकी जो ये डिस्टेंस है यानी आपकी वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर होगी प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी के, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा आपका। अब आभासी होने से क्या मतलब है, इस टर्म को याद रखना, आभासी और वास्तविक। इसे मैं आपको आगे जब स्फेरिकल मिरर आएगा तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आभासी और वास्तविक का मतलब क्या होता है। अब आभासी से अभी तक समझ लीजिए कि वो वर्चुअल होता है, वो रियल में एक्चुअली ऐसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो हमारा आभासी होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी किरणें वहां जाके मिल रही हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी आपको आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। एंड फोर्थ इज पार्श्व प्रतिबिंब। अब ये इंपॉर्टेंट है, पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है, अब जैसे आप मिरर के आगे देखते हो, मिरर के अंदर आपका बायां दाया बन जाता है, दाया बाया बन जाता है। आज सामने कोई मिरर है, मिरर के आगे अगर मैं यूं खड़ी हूं, अगर ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, लेकिन वहां पे अगर मैं यूं दिखाई दूंगी, यूं दिखाई देने पे, लेकिन ये तो मेरा राइट हैंड यहाँ आना चाहिए पर वापस यहीं दिखाई देगा, यानी दाया बायां बन जाता है, बाया दाया बन जाता है। इसे कहते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व होता है। तो इसके 4 पॉइंट्स आपको क्या याद करने हैं कि एक तो प्रतिबिंब सीधा होगा, हमारा प्रतिबिंब कोई उल्टा नहीं होगा। अगर हम सीधे खड़े तो हमें सीधा दिखाई देगा, अगर हम उल्टे खड़े तो हमें प्रतिबिंब में उल्टा ही मिलेगा। सेकंड इज आपकी वस्तु की दर्पण से दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के बराबर होगी। अब वस्तु की दूरी, अब दूरी मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से दूरी बराबर होगी। थर्ड इज आपका प्रतिबिंब आभासी होगा, जिससे मैं आभासी वर्ड को और डिटेल में एक्सप्लेन बाद में कर दूंगी। एंड द फोर्थ इज आपका पार्श्व प्रतिबिंब होगा। पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब आपका सीधा बाया दाया बनेगा, दाया बाया बनेगा, लेफ्ट राइट का काम करेगा, राइट लेफ्ट का काम करेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इस चीज का ले लीजिए, ये पूरा एकदम डिटेल से लिखा हुआ है। बाकी फिर आगे देखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है समझ में आ गया। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कैसा हमारा प्रतिबिंब होता है, ये हमें समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण में कैसे बनता है। गोली दर्पण को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि गोली दर्पण 2 तरह का होता है, अवतल और उत्तल। और पहले तो समझ रहे हैं गोली दर्पण होता कैसा है। आपका गोल दर्पण कैसा होता है। गोल दर्पण एक तरीके से मान लीजिए कोई दर्पण है जो गोल शेप में है, और इसको आप मान लीजिए इतना सा काट लिया, ठीक है। तो आपका जो इतना सा हिस्सा है ना, ये हिस्सा, दैट इज गोली दर्पण, ठीक है। इसे कहते हैं अपन गोली दर्पण। ये चीज हो गई आपकी गोली दर्पण। अब बात ये है कि मैं इसे भी बता रही हूँ और इसे भी बता रही हूँ। अब दोनों दर्पणों में फर्क क्या है। हो सकता है कि इसकी जो कोटिंग होती है, हमने कहा दर्पण में कोटिंग होती है, वो कोटिंग हो सकता है इसकी बाहर की साइड हो, या फिर हो सकता है कि इसकी अंदर की साइड हो, यहाँ पे ना होके इस साइड हो। तो जो कोटिंग हुई है ना कि किस साइड हुई है, आपकी बाहर की साइड हुई है कि अंदर की साइड हुई है, इस पर डिपेंड यही होता है आपका कि कौन सा दर्पण उत्तल होगा, कौन सा दर्पण अवतल होगा। अब जैसे ये वाला है, अगर मैं कहूँ कि मैं इसकी कोटिंग इस तरफ कर देती हूँ, यानी बाहर की साइड कर देती हूँ, और जहाँ से ये परावर्तित होंगी किरणें, जहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी हमारी लाइट रेज, यानी वो इस साइड से होंगी, यानी अंदर का हिस्सा हमारा परावर्तन का काम करेगा। तो इस दर्पण को कहते हैं हम अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ऐसे उल्टा कि अगर वो कोटिंग आपकी इस साइड हो जाए, ठीक है, और आपका जो उभरा हुआ हिस्सा है उस साइड से आपकी किरणें परावर्तित हो रही हैं, तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहले देखना गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण आपका सिंपल है, कोई भी का मान लीजिए गोला है, उसका इतना सा हिस्सा मैंने काट लिया, अलग कर लिया। अभी जो इतना सा हिस्सा है ना, जैसे जो ये है, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण, ठीक है। अब दर्पण कॉनकेव भी हो सकता है ना, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कि अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। अवतल उत्तल के हिसाब से होगा
कि अगर इसका भारी वाला हिस्सा जो, तो यहाँ से अगर आपकी इस पे कोटिंग हो रखी है और आपके अंदर वाले हिस्से से आपकी किरणें परावर्तित हो रही हैं, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। और अगर इसके अंदर वाले हिस्से पे कोटिंग हो रखी है और ये उभरे हुए हिस्से से चीजें परावर्तित हो रही है, हमारी किरणें परावर्तित हो रही हैं, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होंगी? अवतल उत्तल दर्पण की स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने आपको बताया, जिनकी दर्पण ऐसे परावर्तक पृष्ठ जिनकी गोलीय होते हैं वो होते हैं आपके गोली दर्पण। दो तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। और अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ऐसे गोली पृष्ठ जिनका बाहरी भाग दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में लिया जाता है उन्हें कहते हैं उत्तल दर्पण। और ऐसे गोली पृष्ठ जिनका अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ की तरफ उपयोग में लिया जाता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, उत्तल और अवतल में फर्क समझ में आ गया होगा। अब इनमें इमेज कैसे फॉर्म होती है, उत्तल और अवतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये समझने के लिए पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं कि हमें नहीं इस चीज़ को ये कहते हैं, इस चीज़ को ये कहते हैं, इस दूरी को ये कहते हैं, इस बिंदु को ये कहते हैं। जब तक हमें ये पता नहीं होगा ना तो हमें इस इमेज फॉर्मेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर हमें वो डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई तो हमें इमेज फॉर्मेशन जब होगी तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कब कहाँ रखने पर बिंब को, आपका जो वस्तु है उसको कहाँ रखें कि हमें प्रतिबिंब कहाँ मिले। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम पहले वो डेफिनेशंस देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन से पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको उत्तल और अवतल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन नोट डाउन करनी है, स्क्रीनशॉट लेना था, वो कर लीजिए। नोट कर लिया। अब आगे बढ़े स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की तरफ। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंदर पहले तो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग में। अब देखो मैं कर रही हूँ, यहाँ पे हम दो मिरर बना रहे हैं, और एक ही हमने बनाया, इसे थोड़ा सा छोटा इधर कर देते, ठीक है, और इसे हमने बनाया है इधर। दो मिरर से अब मैं कह रही हूँ इस पे तो मैं कोटिंग कर दी मैंने इस तरह, यानी इसका जो अंदर का हिस्सा है वो परावर्तन का काम करेगा, यहाँ से हमारी किरणें परावर्तित होंगी, और यहाँ पे उभरा हुआ हिस्सा है वो परावर्तित होंगी वहाँ से किरणें, उभरे हुए हिस्से से। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब मैं कोई प्रकाश पुंज, अब प्रकाश पुंज का नया टर्म आया, अभी तक तो आप बोलते प्रकाशीय किरण, प्रकाश, ये प्रकाश पुंज क्या होता है? आप बहुत सारी किरणें एक साथ करते हैं, उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसे कह देंगे प्रकाश पुंज। अब एक किरण आती है इसे कहेंगे प्रकाशीय किरण, और अगर बहुत सारी आ गई इसे कह देंगे प्रकाश पुंज। तो ठीक है, पहले इसमें कंफ्यूज मत होना कि प्रकाश पुंज के नया वर्ड आ चुका है, प्रकाश पुंज ही होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक प्रकाश पुंज अप्लाई किया, इस पर आरोपित किया, ठीक है, और इस पे भी अप्लाई कर रही हूँ। अब क्या होता है कि जब आप अवतल दर्पण पर प्रकाश पुंज अप्लाई करते हो तो आपकी जो किरणें होती हैं, जैसे यहाँ पे हमने यूं अप्लाई किया, तो आपकी जो किरणें होती हैं वो वापस एक बिंदु पे कन्वर्ज होती हैं। ये देख लीजिएगा, एकदम बहुत सही बनेगा, एकदम एक्यूरेट बनना चाहिए, और डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे बन रहा है। ठीक है, अब ये जिस बिंदु पे कन्वर्ज हो रही है इस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, जहां पे आपकी अप्लाई परावर्तित होकर किरणें जहां आपकी वापस से कन्वर्ज हो रही हैं, एक जगह जाके अभिकेंद्रित हो रही हैं, उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। तो यहाँ F हो गया फोकस बिंदु। ठीक है, अब इस दर्पण के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे किरणें आई, लेकिन ये क्या करता है, ये वापस कन्वर्ज ना करके किसी और डायरेक्शन में भेज देता है। अब यहाँ तो कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ किरणें हमारी मिल रही हो, तो अब क्या करें, तो अब यहाँ फोकस बिंदु क्या होगा। अब देखो इन किरणों को अगर आप एक जगह बढ़ाओगे धीरे धीरे पीछे की साइड, तो कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है। ये जो पॉइंट है जहाँ ये किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी फोकस बिंदु आभासी हो रहा है हमारा थोड़ा,
कि हमें एक्चुअल में नहीं है लेकिन हमें प्रतीत हो रहा है कि नहीं कहीं पीछे जाके मिल रही हैं। यहां पे ये हो जाएगा आपका फोकस बिंदु। अब एक चीज देखो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या फर्क आ रहा है। अवतल दर्पण के अंदर फोकस बिंदु यहाँ पे आराम से आपको मिरर के इस साइड मिलेगा और आपके उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु आपके उस साइड मिलेगा। तो ठीक है, आपको फोकस बिंदु से क्लियर हो गया होगा। अब फोकस बिंदु की डेफिनेशन देख लेते हैं। फोकस बिंदु की डेफिनेशन होती क्या है? फोकस बिंदु की डेफिनेशन होती है जब प्रकाश पुंज अवतल दर्पण से परावर्तित होकर परावर्तन के पश्चात किरण पुंज अभिसारित होकर दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिलता है। दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिला, मैंने आपको जैसे दिखाया था डायग्राम के अंदर कि वो एक बिंदु पे आके मिल रहा था अवतल दर्पण के केस में, तो इस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। अब उत्तल दर्पण के केस में क्या हो जाता है, वो एक बिंदु पे ना मिलके आपकी मिलता है वो प्रतीत नहीं होता, वो बाद में आगे फैल जाती है, लेकिन पीछे कहीं आभासी बिंदु होता है जहाँ ऐसा लगता है कि नहीं ये किरणें मिलेंगी, वहां उस बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु। वहां फोकस बिंदु हमारा आभासी होता है। ठीक है, इसलिए इसे अवतल दर्पण के केस को लेकर एक्सप्लेन किया गया है। अब सेकंड इज ध्रुव। सेंटर पॉइंट क्या होता है? दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। अब वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु कौन सा बिंदु है? ये इसका वक्र पृष्ठ है। इस वक्र पृष्ठ का ये मध्य बिंदु, ये वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु है और इसके अंदर भी ये मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं ओ से डिनोट। अब जैसे फोकस को फिक्स है एफ से डिनोट करते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, बट क्या होता है कि जब आप स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन को फॉलो करोगे ना कि स्टैंडर्ड नहीं हमारे ऐसा ही डिनोट इसी तरीके से किया जाता है, आपको दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। तो ये ओ हो गया आपका ध्रुव। ठीक है, ध्रुव यानी सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब बात हुई, मैंने आपको क्या कहा था कि गोली दर्पण क्या होता है, कोई एक गोला है उसका एक हिस्सा काट लिया, ठीक है, पर है तो वो किसी गोले का हिस्सा। अब जैसे ये भी कहा था ये गोला था, अब इसका हमने हिस्सा काटा था, ये तो कोई गोला तो है, लेकिन इस गोले का जो केंद्र होगा ना, इस गोले का जो सेंटर होगा उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। अब मान के चलते हैं कि मान लीजिए वो ये अगर ये पूरा गोला यहाँ यूं होता, कुछ और बड़ा होता और यहाँ पे उसका ये होता उसका सेंटर पॉइंट, तो इस बिंदु को कहा जाता है, सी से डिनोट किया जाता है, दैट इज वक्रता केंद्र। अब जैसे इसका भी मान लीजिए यहाँ पे कोई गोला है और इसका ये गोला यहाँ पे ये सी इधर हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया वक्रता केंद्र। सी होता है वक्रता केंद्र, यानी आपका जो गोलीय पृष्ठ है, हम किसी गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र है वो कहलाता है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और इस ध्रुव की दूरी यानी सी और ओ, सी और ओ के बीच की डिस्टेंस, सी और ओ के बीच की डिस्टेंस कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इस डिस्टेंस को कहते हैं आपकी सीओ को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और जो ये वाला एक्सिस है, ये वाला आपका जहां एफ सी ओ ये सारे जहां हैं आपके जिस एक्सिस पे, जिस अक्ष पे ये बिंदु है, उस अक्ष को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गई, ये कुछ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है और आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। अब देखिए खास बात, अवतल दर्पण के अंदर ये सारी चीजें इस तरफ है मिरर के, और उत्तल दर्पण के अंदर ये सारी चीजें उस तरफ है मिरर के। तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि उत्तल और अवतल दर्पण के अंदर ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में होते हैं। ठीक है, अब आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर आपको नोट करनी था वो नोट कर लीजिए। आपको मैंने बताया था फोकस और ध्रुव की डेफिनेशन आपको बता दी थी। अब है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष की डेफिनेशन। गोलाकार दर्पण को हम गोले का ही एक भाग मानते हैं और उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र व उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, जहां आपका फोकस बिंदु वगैरह सारे बिंदु थे, उसे ही कहते हैं मुख्य अक्ष। अगर आपको नोट डाउन करना था इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। फोकस दूरी। अब फोकस दूरी भी एक है, किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी। अब आपका दर्पण में फोकस था आपका एफ और आपका ध्रुव था ओ, यानी ओ और एफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है, फोकल लेंथ आप देख लीजिए एक बार, किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। तो ये हो गई कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए कि नहीं अगर हमें पढ़ना है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, क्योंकि आपसे राइट कह दिया जाएगा कि आपका जो वस्तु है वो आपके फोकस पे रखी है या वस्तु आपके ध्रुव पे रखी है, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा ध्रुव क्या है, आपका फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है,
आपकी कह दिया जाए कि वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रखी है या फिर उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, तो आपको पहले पता होना चाहिए फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। ये सब चीज़ आपको अच्छे से स्टैंडर्ड आपको डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए, तब जाके हम पढ़ पाएंगे इसके गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है, आपका इमेज फॉर्मेशन आपके स्फेरिकल मिरर के अंदर कैसे होती है। तो आई होप आपको आज का पूरे वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो इमेज फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आज का एकदम क्लियर है। अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और उसके जो आपको सारे नोट्स हैं सब कुछ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। और आगे हमसे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। आगे आगे हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो और अगर आपने सिंक्रोनी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।